Hello everyone. In this video, we will try to understand section 17 of the Sale of Goods Act 1930. सबसे पहले इसको हिंदी में रीड आउट करते हैं, फिर इंग्लिश में, और तब समझने का प्रयास करेंगे। नमूने के अनुसार विक्रय। सबसे पहला, विक्रय की संविदा वहां नमूने के अनुसार विक्रय के लिए होती है जहां की संविदा में तत्प्रभावी अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधन हो। दूसरा, नमूने के अनुसार विक्रय के लिए संविदा की दशा में यह विवक्षित शर्त रहती है क कि माल का प्रणपुंज क्वालिटी में नमूने के सदृश होगा। ख कि क्रेता को माल के प्रपुंज का नमूने से मिलान करने का युक्त अवसर प्राप्त होगा। ग कि माल उसे अवाणिज्यिक बना देने वाली किसी ऐसी त्रुटि से मुक्त होगा जो नमूने की युक्त परीक्षा से प्रकट न होती हो। अब इसको इंग्लिश में रीड आउट करते हैं। सेल बाय सैंपल। A contract of sale is a contract for sale by sample where there is a term in the contract express or implied to that effect। यानी कि ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल मान लिया जाएगा तब जब ये स्पेशली मेंशन किया गया हो बाय एक्सप्रेस्ड वे, इन एक्सप्रेस्ड वे और इन इम्प्लाइड वे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल है। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल मान लिया जाएगा जब वो एक्सप्रेस कर दिया गया हो, वो चीज़ एक्सप्रेस कर दी गई हो, या इम्प्लाइड वे में भी माना जा सकता है। ये दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको इजी करने के लिए मैं राशन की दुकान में गया, 25 किलो का मुझे 25 किलो की चावल की बोरी लेनी थी। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने बहुत सारे बोरियों में चावल रखे हुए थे। उसने बोला चूज़ कीजिए आप कौन सा, ये सारे सैंपल रखे हुए हैं, आपको कौन सा चावल चाहिए। 40 रुपये वाला था, 60 रुपये वाला था, 80 रुपये वाला था, 50 रुपये वाला था, सारे कैटेगरी के चावल थे। अब मैं सैंपल उठा के देखता हूँ, मैं बोलता हूँ ये वाला जो चावल है ये अच्छा है, एक काम कीजिए इसका जो पैकेट है 25 किलो का वो मुझे दे दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, ये वाले चावल का आपको 25 kg का पैकेट जो है वो मिल जाएगा। सो दैट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल। क्योंकि सैंपल के बेसिस पे ही, सैंपल के आधार पे ही मैं वो 25 kg का चावल की बोरी जो है लेने जा रहा हूँ। मैंने उस पूरी बोरी को नहीं देखा, वो उसकी जो बोरी है वो गोडाउन से आएगी, मैंने गोडाउन तक नहीं गया था, मैं शॉप पे गया था और सैंपल के बेसिस पे परचेज कर रहा हूँ। तो वो परचेज कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल। अब सेकंड देखते हैं। इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो जब भी बात होगी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल, वेट, जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल, तो 3 ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी। वो बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही कस्टमर को, ना ही सेलर को, ना ही बायर को, ना ही सेलर को, वो अपने आप ऑटोमेटिकली द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के द्वारा एप्लीकेबल हो जाएंगे। जिसमें से सबसे पहला है दैट द बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। कि वो जो बल्क मुझे भेज रहा है, वो जो रिमेनिंग गुड्स मुझे भेज रहा है, वो सैंपल की क्वालिटी से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 50 रुपये kg वाला चावल का जो सैंपल है वो देखा था और उसने मुझे 30 रुपये kg वाला भेज दिया, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। सैंपल से जो प्रोडक्ट है वो मैच होना चाहिए। ये इम्प्लाइड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जाएगी। बी कहता है दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। अब बायर इसमें ये भी कर सकता है कि वो चावल की बोरी जब घर पे आए तो वो सैंपल जो है वो अपना वहां से लेके आए, थोड़ा सा चावल जो है सैंपल लेके आए और फिर घर पे वो पैकेट फाड़ के कंपेयर करके देख ले। फिर उसको अगर डिफरेंस लगे तो वो फिर उसको रिटर्न कर सकता है, या फिर बोल सकता है दिस इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कह सकता है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जाए। वो कह सकता है कि उसको डैमेजेस के लिए कंपनसेशन मिला जाए। तो सैंपल से मिलना चाहिए और सैंपल से प्रोडक्ट का मिलना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बायर को कि वो सैंपल से रियल प्रोडक्ट को मैच कर पाए। नाउ सी सब क्लॉज सी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। जो गुड्स वो परचेज करने जा रहा है उसमें डिफेक्ट ना हो सेलर के द्वारा। रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, यानी कि जो उसे बेचने से भिन्न बना देता है, जो उसे बेचने से रोकता है।
ठीक है? अब ये एक पानी की बॉटल में लेने गया काँच की और उसने मुझे सैंपल दिखाया। अब सैंपल के बाद वो जो मुझे बॉटल भेज रहा है वो ब्रोकन है, ठीक है? नीचे से ब्रोकन है। तो वो सेलेबल नहीं है, वो मर्चेंटेबल नहीं है, ठीक है? वो बेचने योग्य नहीं है, तो वैसा वो नहीं कर सकता। वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने पीस दिखाया बढ़िया और फिर मुझे डिफेक्टेड वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं लाजमी होगी, वो जायज़ नहीं होगी। तो ऐसे में मर्चेंटेबल होना चाहिए। अनमर्चेंटेबल वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। which would not be apparent on reasonable examination of the sample that the good shall be free from any defect कि गुड जो है वो डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, rendering them unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of the sample। जो सैंपल का एग्जामिनेशन जो हमने किया था उसमें वो चीज़ जो चीज़ नहीं दिखी थी और वो चीज़ पाई जाती है रियल प्रोडक्ट में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। इसको एग्जांपल की तरह बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं कि एक कपड़े का जो आप गए मार्केट में और कपड़े की जो एक रोल नहीं होता है कपड़े का रोल, तो आप वो रोल परचेज कर रहे हो, ठीक है? सैंपल के थ्रू सैंपल उसने दिखाया और उसने बोला कि देखिए ऐसा ही है, ये कपड़ा आप थोड़ा वो स्ट्रेच करके देखिए कितना अच्छा फैब्रिक है ये। मैंने किया, मुझे पसंद आ गया। अब बाद में जो उसने रोल मुझे सेंड किया, उसको जो मैंने ऐसे किया तो फट गया। तो वो क्या हो गया, वो अनमर्चेंटेबल हो गया, वो सैंपल से अलग था और मुझे पता भी नहीं चला। रीज़नेबल एग्ज़ामिनेशन मैंने किया था सैंपल का, वो अच्छा था, लेकिन वहीं पर जब रीज़नेबल एग्ज़ामिनेशन मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मुझे फ़ॉल्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिफेक्ट से बाद में पता चलता है कि वो जो रोल था उसको धूप में रखा गया था जिससे उसका फैब्रिक कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसी के लिए क्लॉज़ सी है कि द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। गुड जो है वो किसी भी डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। अब मर्चेंटेबल होना चाहिए, अनमर्चेंटेबल नहीं होना चाहिए। व्हिच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीज़नेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। और वैसा नहीं होना चाहिए जब हमने जब सैंपल को इन्वेस्टिगेट किया था, तो जैसा वो था वैसा ही होना चाहिए, उससे भिन्न नहीं होना चाहिए। और बाद में अगर पता चलता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल एंड जिसका जिसके लिए द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमें 3 इम्प्लाइड कंडीशन दे देता है, किसमें? सेक्शन 17 में। सो दिस वाज ऑल दैट वी रेड इन सेक्शन 17। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही और सेक्शन 18 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।